हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे हिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। ये चैप्टर आज हमें स्टार्ट करना है। चैप्टर 6 तक हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं और बस चैप्टर 6 के हमारे क्वेश्चन आंसर्स रिमेनिंग है, वो उसकी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को बेनिफिट्स मिल सकें। तो आज ही हमें 7 चैप्टर करना है द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857, यानी कि एक रिवॉल्ट हुआ था, एक विद्रोह हुआ था, एक युद्ध हुआ था 1857 में। उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, इमीडिएट कॉजेज। ठीक है, ये कुछ कारण पढ़ेंगे किस चीज़ के हैं वो अभी आपको पता पड़ जाएगा। स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट, ये जो रिवॉल्ट हुआ था, ये जो विद्रोह हुआ था, इसका क्या कारण था, कैसे फैला ये। कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, और ये जो रिवॉल्ट था ये फेल हो गया था, तो ये किस वजह से फेल हुआ वो हम पढ़ेंगे। ओके, रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट के क्या रिजल्ट रहे इस युद्ध के और नेचर कैसा था रिवोल्ट का, यानी कि किस तरह का रिवोल्ट था, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर ओवर अ सेंचुरी, एक सेंचुरी से भी ऊपर अगर हम देखें, एज द ब्रिटिश हैड बीन कंक्वेयरिंग द कंट्री, पॉपुलर डिसकंटेंट एंड हेटेड अगेंस्ट फॉरेन रूल हैड बीन गेनिंग स्ट्रेंथ अमंग द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्या हुआ था, जैसे जैसे ब्रिटिश जो हैं वो क्या कर रहे थे, अंग्रेज जो हैं हमारी कंट्री को कंक्वेयर कर रहे थे, यानी कि अपने अंडर कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे, तो लोगों में, ठीक है, इंडियन सोसाइटी के जो डिफरेंट सेक्शंस थे, डिफरेंट कम्युनिटी के जो लोग थे, उनमें स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी, गेन हो रही थी स्ट्रेंथ। किस चीज़ के रिगार्डिंग, जो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स कब्जा करते जा रहे थे उनके रूल के अगेंस्ट उनके मन में घृणा, एक हेट पैदा हो रही थी फॉरेन रूल के अगेंस्ट। द डिसकंटेंट मीन्स नॉट सेटिस्फाइड विद द सिचुएशन, क्योंकि जो इंडियंस थे वो उनकी ब्रिटिशर्स के रूल से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इस वजह से इट रिजल्टेड इन अ नंबर ऑफ अपराइजिंग्स, इसकी वजह से बहुत सारी अपराइजिंग्स हुई। दैट मीन्स रिवॉल्ट्स हुए, बहुत सारे। क्या हुए गाइज, रिवॉल्ट्स हुए थे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अमंग देम वॉज द ग्रेट अपराइजिंग और रिवॉल्ट ऑफ 1857। उन इतने सारे जो रिवॉल्ट्स हुए थे, जो अपराइजिंग्स हुई थी, उसमें एक सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका ग्रेट अपराइजिंग, या फिर आप उसी रिवॉल्ट को बोलते हो रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सेवरल मंथ्स ऑफ इंक्रीजिंग टेंशन प्रीसीडेड द एक्चुअल रिबेलियन ऑफ 1857। बहुत सारे कुछ महीनों तक क्या हुआ, लोगों में टेंशन बढ़ती रही, इसकी वजह से एक्चुअल रिबेलियन जो थे 1857 का वो प्रीसीड हुआ, यानी कि लोग बहुत टेंशन में थे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाना चाहिए। इसकी वजह से 1857 में ये रिबेलियन आया एक्चुअल में। हिस्टोरियंस रेफर टू दिस रिवॉल्ट एज द सिपॉय म्यूटिनी। हिस्टोरियंस जो हैं, जो इतिहासकार हैं, वो इस रिवॉल्ट को सिपॉय म्यूटिनी भी बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, सिपॉय म्यूटिनी मीन्स क्या होता है, एन ओपन रिबेलियन अगेंस्ट द अथॉरिटीज बाय द इंडियन सोल्जर्स सर्विंग इन ब्रिटिश आर्मी। एक ओपन रिबेलियन हुआ था, एक ओपन विद्रोह हुआ था, खुला जो युद्ध बोलते हैं, वो हुआ था किसके अगेंस्ट, अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट। किसने किया था, इंडियन सोल्जर्स ने किया था जो ब्रिटिश आर्मी में रह रहे थे। तो इसी को सिपॉय म्यूटिनी भी बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ग्रेट अपराइजिंग, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये वर्ड्स आप जहाँ भी देख लें, इसका मीनिंग हो गया कि हम इस वाले युद्ध की बात कर रहे हैं। द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 ब्रोक आउट इन नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया इन 1857। ये जो ग्रेट अपराइजिंग हुई थी 1857 में, ये कहाँ पर हुआ था, नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया में हुआ था, 1857 में हुआ था। इट बिगेन विद द म्यूटिनी ऑफ द सिपॉयज। ये कहाँ से शुरू हुई थी, म्यूटिनी ऑफ सिपॉयज, अभी बताया ना, सिपॉय म्यूटिनी उनके थ्रू शुरू हुई, बट सून एनगल्फ्ड वाइड रीजन्स। म्यूटिनी ऑफ द सिपॉयज यानी जो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियंस सर्विस दे रहे थे ना, जो काम कर रहे थे इंडियन ब्रिटिश आर्मी में, तो उन्होंने ही विद्रोह किया था। तो ये म्यूटिनी उन्होंने शुरू करी थी, बट धीरे धीरे ये इतनी बड़ी हो गई, आसपास के एरियाज़ को भी उसने एनगल्फ कर लिया, यानी कि सब ने ये विद्रोह किया एंड इन्वॉल्व द मासेस। ठीक है, आसपास के एरिया भी आ गए और बहुत बड़ा ये इस अपराइजिंग ने नाम ले लिया था। इट वॉज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। जब हमारा इंडिपेंडेंस वॉर नहीं हुआ था उससे पहले का ये सबसे पहला एक बड़ा अटेम्प्ट माना जाएगा, जिसमें इंडिया से ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो यानी कि हटाने की कोशिश करी गई थी। कौन सा है ये आपका, द ग्रेट अपराइजिंग। तो इसके पॉलिटिकल कॉजेज पढ़ते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स जो होती है उससे रिलेटेड क्या कॉजेज थे। लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन वॉज एग्रेसिव, यानी कि इसके क्या क्या कारण थे, किस किस वजह से ये ग्रेट अपराइजिंग हुई। तो सबसे पहला है इसका पॉलिटिकल कॉजेज।
पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे? लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन वाज एग्रेसिव। हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी पढ़ी थी, उन्होंने एक्सपेंड करना था सारे में, उन्होंने एक्सपेंशन किया था। वॉज एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव थी, बहुत कठोर स्ट्रिक्ट थी एकदम। एंड कॉज्ड ग्रेट डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सब्जेक्ट्स एंड रूलर्स। और इनकी इस पॉलिसी की वजह से जो इंडियन लोग थे और जो इंडियन शासक थे, रूलर्स थे, उनमें बहुत बड़ा डिसकंटेंट हो जाता है, यानी कि वो लोग असहमत रहते हैं, उससे एग्री नहीं करते हैं। हिज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी पॉलिसी दी थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दी थी। वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या बताया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में। एंड एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स, और स्टेट्स पर जो कब्जा करने की जो पॉलिसी थी, किस ग्राउंड पर करते थे वो कब्जा? ऑन ग्राउंड्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंगर्ड द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी की एक पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और दूसरी थी एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स पर कब्जा कब करते थे? जब उन्हें पता पड़ता था कि राजा जो हैं वो माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, माल एडमिनिस्ट्रेशन में मिस गवर्नेंस, सही से शासन नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से इंडिया के जो लोग थे ना वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी की वजह से। स्पेशली ऑफ अवध, अवध के लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत गुस्सा उनमें भर जाता है। विच वॉज एनेक्सड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, क्योंकि अवध को एनेक्स कर लिया गया था, अपने कब्जे में कर लिया गया था लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी के अंडर वो, ठीक है। और अवध को माल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सही से शासन ना करने की वजह से अवध को उन्होंने अपने अंडर कर लिया था। डिस्पाइट बीइंग अ लॉयल एलाई, यानी कि वो अवध जो है, अवध का जो राजा था उस टाइम पर, वो अच्छे से शासन कर रहा था, बट झूठा नाम लगाकर कि वो सही से काम नहीं कर रहा है, गवर्नेंस सही से नहीं, गवर्नमेंट वहाँ की सही से काम नहीं कर रही है, इस बेसिस पर उन्होंने अवध को क्या कर लिया था? अपने अंडर कर लिया। तो सबसे पहला कारण यही था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 आया था। ओके, नेक्स्ट क्या है? बाय हिज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी, ही एनेक्स्ड, उसकी वजह से ही एनेक्स्ड, उसने कहाँ कहाँ कब्जा कर लिया था? नागपुर, झांसी, सातारा, जयपुर, संबलपुर और भी बहुत सारी जगह थी जहाँ पर उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के बेस पर इन जगहों को क्या कर लिया था? एनेक्स कर लिया था। ही मेड नाना साहिब एन एनिमी बाय डिनाइंग हिम अ पेंशन, उन्होंने नाना साहिब जो हैं, नाना साहिब थे, उन्हें अपना एक दुश्मन बना लिया था। कब? जब उन्होंने पेंशन देने से मना कर दिया, ठीक है। नाना साहिब को ब्रिटिशर्स ने पेंशन देने से मना कर दिया, तो नाना साहिब को वो अपना दुश्मन बना लेते हैं। ही ऑल्सो हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द मुगल रूलर बहादुर शाह जफर बाय नॉट अलाउइंग हिज सक्सेसर्स टू स्टे ऑन इन द रेड फोर्ट। और ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी थी किसकी? लॉर्ड डलहौजी की। तो उसकी वजह से मुग़ल रूलर जो बहादुर शाह ज़फ़र था, ठीक है, मुग़ल राजा जो था बहादुर शाह ज़फ़र, उसके सेंटिमेंट्स पर भी चोट लगती है, कि बहुत दुखी हो जाता है। कब होता है? बाय नॉट अलाउइंग हिज सक्सेसर्स, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने जो बहादुर शाह ज़फ़र के सक्सेसर्स थे, जो उसकी आने वाली पीढ़ी थी, उसे रेड फोर्ट में नहीं रहने दिया था। द सक्सेसर्स ऑफ बहादुर शाह ज़फ़र वर नॉट अलाउड टू यूज़ दी रॉयल टाइटल्स, और बहादुर शाह ज़फ़र के जो सक्सेसर्स थे ना, उन्हें अलाउ नहीं किया गया था कि वो जो शाही इनके टाइटल्स होते हैं ना, जो शाही नाम है, वो उसे यूज़ कर सकें। तो इसी चीज़ को मना कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? ये ग्रेट अपराइजिंग हुई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉलिटिकल कॉज है द ब्रिटिश शोड स्कैंट रिगार्ड फॉर द ट्रीटीज़ दे साइंड विद द इंडियंस। ब्रिटिशर्स ने स्कैंट रिगार्ड दिखाया था, यानी कि स्कैंट मीन्स होता है नॉट इनफ, काफ़ी नहीं, मतलब ज़्यादा अच्छा। जो उन्होंने इंडियंस के साथ ट्रीटीज़, जो भी एग्रीमेंट साइन किए थे ना, उसकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ट्रीटीज़ वर ट्विस्टेड, ट्रीटीज़ को क्या कर दिया? ट्विस्टेड एंड ब्रोकन टू सर्व देयर इंटरेस्ट, ट्रीटीज़ को तोड़ मरोड़ के क्या कर लिया? अपने उसमें कर लिया, अपने फेवर में कर लिया। यानी कि जो ट्रीटीज़ में जो इंडियंस का कुछ फ़ायदा होना था, तो उन्होंने ट्रीटीज़ को इस तरीके से तोड़ मरोड़ दिया कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपना फ़ायदा निकाल लिया। तो ये 3 मेन कारण थे पॉलिटिकल, जिस वजह से ग्रेट अपराइजिंग हुई थी। अब हम इसकी इकोनॉमिक कॉजेज़ पढ़ते हैं, ठीक है। आर्थिक क्या कारण थे? तो पहला था इसमें द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम विच अलाउड द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट लैंड एंड एक्सेप्ट रेवेन्यू इन कैश ब्रॉट अबाउट माइजरी एंड सफरिंग फॉर द इंडियन पीजेंट्स। क्या बोल रहा है? द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया था, ठीक है। पता है ना, महलवाड़ी सिस्टम और आपका ज़मींदारी सिस्टम, ये सारे 3 सिस्टम्स आए थे आपके। तो न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम आने की वजह से क्या हुआ? गवर्नमेंट को परमिशन मिल जाती है टू कॉन्फिस्केट लैंड। कॉन्फिस्केट मीन्स होता है टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे फ्रॉम समवन, ऑफिशियली यानी कि लीगली किसी से उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी ले लेना। तो गवर्नमेंट जो है उस किसी का भी लैंड कॉन्फिस्केट कर सकती थी, और कैश में रिवेन्यू एक्सेप्ट करने की जो उनका सिस्टम था, पहले तो काइंड्स में होता था रिवेन्यू कलेक्ट, है ना, कुछ भी वो लोग अपना दे देते थे, अब लेकिन कैश में होने लगा, और वो लैंड को कॉन्फिस्केट करने लगे, अपने कब्जे में करने लगे, जिसकी वजह से लोग गरीब हो गए, माइजरी फैल गई, दुखी हो गए, एंड सफरिंग फॉर द इंडियन पीजेंट्स। और जो भारतीय क्या थे, किसान थे,
पीजेंट्स थे वो बहुत सफ़र करते हैं इन दो चीज़ों की वजह से। किस चीज़ की वजह से? कॉन्फिस्केट लैंड एंड एक्सेप्ट रेवेन्यू इन कैश, इन दो चीज़ों की वजह से। द पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय मनी लेंडर्स एंड ज़मींदार्स, पीजेंट्स का शोषण किया जाने लगा, मनी लेंडर्स ने और ज़मींदार्स ने बहुत शोषण किया इनका। दे हार्डली हैड एनी सरप्लस फूड ग्रेन्स लेफ्ट विद दैम, शोषण में जितना भी उन्होंने प्रोड्यूस किया उसका जितना लेना चाहिए तो उससे ज़्यादा उन्होंने अपने अंडर कर लिया, और उनके पास मुश्किल से ही कुछ बचता था एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स जो अपने लिए वो यूज़ करते थे, जिसकी वजह से उनमें क्या हो गई? फेमाइन फैल गई, भूखमरी फैल गई थी। आया समझ में? नेक्स्ट है विद द कमिंग इन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से क्या हुआ? मार्केट्स वर फ्लडेड विद मशीन मेड गुड्स। पहले तो क्या होता था, जब मशीन्स नहीं थी इंडिया में, कुछ भी नहीं था, तो हाथों से बनाते थे लोग चीज़ें, जो भी चीज़ चाहिए होती थी, जो भी पॉटरी का सामान है, कुछ भी है, जो भी उस टाइम पर बनता था वो सभी हाथ से बनता था। बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट होने की वजह से मार्केट्स में सारा सामान मशीन मेड भर गया था, सारा सामान मशीन मेड वाला मिलने लगा, जो मशीन से बनता था वो मिलने लगा। इंडियन इंडस्ट्रीज़ कुड नॉट कम्पीट विद दैम एंड डिक्लाइन, तो उसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी उससे लड़ नहीं पाती हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं, डिक्लाइन हो जाती हैं। द आर्टिसंस, वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन लॉस्ट देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जो भी आर्टिसंस थे, वीवर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, उनका जो रोज़ी रोटी का ज़रिया था वो ख़त्म हो जाता है, किसी वजह से? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। व्हेन एन इंडियन स्टेट वाज एनेक्स, जब एक भारतीय राज्य को एनेक्स किया गया, कब्जे में किया गया, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिप्लेस्ड बाय द कंपनी, तो उस स्टेट का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी कानून था, वो सभी कंपनी के कानून से रिप्लेस कर दिया गया। दिस क्रिएटेड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द कोर्ट ऑफिशियल्स विच वॉज द कॉज ऑफ रिसेंटमेंट अमंग द एम्प्लॉयज़। क्या? जब कंपनी के रूल से रिप्लेस हो गया वो उनका सिस्टम, ठीक है, जब किसी भी इंडियन स्टेट को एनेक्स कर लिया गया तो एडमिनिस्ट्रेशन को कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिप्लेस कर दिया गया, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। जो भी दरबार में लोग रहते थे, जो भी ऑफिशियल्स रहते थे, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, उनकी जॉब छिन जाती है फिर, है ना, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयज़ जो थे वो क्या हो जाते हैं? रिसेंटमेंट उनमें फैल जाती है, यानी कि उनमें भी क्या हो जाता है? गुस्सा बढ़ जाता है। इवन लैंडलॉर्ड्स ऑफन हैड देयर जागीर्स कॉन्फिस्केटेड, इवन जो लैंडलॉर्ड्स के जो जागीर्स होते हैं ना, लैंडलॉर्ड के जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते हैं, उन्हें भी कॉन्फिस्केट कर लिया गया, यानी कि उनसे ले लिया गया। कॉन्फिस्केट अभी बताया ना, जब्त कर लेना, वो भी ले लिए गए थे। देयर वॉज कॉन्स्टेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, इंडिया से ब्रिटेन जो भी इंडिया का धन संपत्ति थी वो वहाँ पर कॉन्स्टेंटली जाती रही। इंडियाज़ वेल्थ वॉज यूज टू एक्सपेंड ब्रिटिश ट्रेड, इंडिया का जितना भी धन था उसे यूज़ किया जाता था ब्रिटिशर्स के व्यापार को बढ़ाने के लिए। एंड मेंटेन देयर ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन इंडिया, और उनका जितना भी इंडिया में उनका जितना भी स्टाफ है ना सारा, उसे मेंटेन करने में सारा इंडिया की धन दौलत लगी थी, जिसकी वजह से उनका जो सोने की चिड़िया का टैग था भारत का वो छिन गया उनसे। ड्यूरिंग द टेन्योर्स ऑफ बेंटिंक एंड डलहौजी, जब बेंटिंक और डलहौजी का शासन चल रहा था, थाउजेंड्स ऑफ जागीर्स ऑफ ज़मींदार्स एंड तलुकदार्स वर कॉन्फिस्केटेड, हज़ारों जागीर्स जो ज़मींदार के जागीर थे और तालुकदार्स थे उन्हें कॉन्फिस्केट कर लिया गया, यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कर लिया, जिससे लोगों में और ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट फैल जाता है, यानी कि वो लोग सेटिस्फाइड इस चीज़ से नहीं रहते हैं, ठीक है। अमंग दी पीपल हु हैड बीन लॉयल टू द ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स को लॉयल थे ना, जो वफादार थे ब्रिटिशर्स के, उनमें भी क्या हो जाता है? डिसकंटेंटमेंट फैल जाता है। वो तो फैलेगा ही ना, मतलब आप जॉब कर रहे हो, आपकी जगह फिर किसी और को दे दी जाए तो आप लोग तो डिसएग्री करोगे ही ना, अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को, तो वही चीज़ उनमें हुई थी। ये दो कॉजेज़ पढ़ लिए हमने, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेज़, आई होप आपको समझ में आ गए। हम पढ़ते हैं सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ क्या थे। द ब्रिटिश एडवोकेटेड मैनी रिफॉर्म्स, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रिफॉर्म्स चला दिए, जैसे अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा जो थी वो ख़त्म कर दी, फीमेल इन्फेंटिसाइड जो फीमेल को मार दिया जाता था गर्भ में वो ख़त्म कर दी, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, बहुत सारी ये मतलब शुरू कर दिए ये सब चीज़ें, ठीक है। दिस कॉज्ड डिसकंटेंट ऑल ओवर, इसकी वजह से सारे में क्या हो जाता है? डिसकंटेंट फैल जाता है। These reforms were interpreted by Indians as an interference in their religious and social customs, ये जितने भी रिफॉर्म्स किए, कौन कौन से रिफॉर्म्स? सती का एबॉलिशन कर दिया, फीमेल इन्फेंटिसाइड फीमेल को मार देना जो था उसका रिफॉर्म चलाया था, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, ये सभी रिफॉर्म्स होने की वजह से सारों में डिसकंटेंटमेंट फैल जाता है, वो डिसएग्री करते हैं। और इन रिफॉर्म्स दीज रिफॉर्म्स वर इंटरप्रेटेड बाय इंडियंस एज एन इंटरफेरेंस इन देयर रिलीजन सोशल कस्टम्स, और जितने भी इसने ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म्स चलाए थे इन सभी को इंडियंस ने एक इंटरफेरेंस माना कि वो बोलते हैं ना टांग अड़ा रहे हैं जैसे,
तो उन्होंने इंटरफेरेंस माना, बाधा माना कि उनके जितने भी धार्मिक और सोशल कस्टम्स हैं, जितने भी उनके रीति रिवाज हैं, जो उनके धार्मिक मान्यताएं हैं, उनमें वो बाधा डाल रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा माना, उनमें भी गुस्सा बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम द वर्क ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज क्रिएटेड फियर एंड सस्पिशन, और उसी टाइम पर क्रिश्चियन मिशनरीज का जो भी काम था ना, क्रिश्चियन लोगों जो भी मिशन से आते थे, उनका जो भी काम था उसमें उससे भी लोगों में डर बैठ जाता है। ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वॉज ऑल्सो व्यूड एज एन अटैक ऑन द इंडियन सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स। जो वेस्टर्न एजुकेशन इंडियंस ब्रिटिशर्स लाए थे इंडिया में, उसे भी एक ये माना गया कि वो एक आक्रमण है किस चीज़ पर, भारत की सोशल और रिलीजियस कस्टम्स पर। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लाए थे, तो जो भी हमारी धर्म से रिलेटेड शिक्षाएं पहले चलती थी वो सब खत्म हो गई थी। एडेड टू ऑल दीज, और इन सब के साथ साथ दिस वॉज द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कास्ट और जाति वाति के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। इंडियंस वर ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश एंड वर सब्जेक्ट टू ह्यूमिलिएशन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। यानी कि इंडियंस को ब्रिटिशर्स के द्वारा कैसा ट्रीट किया जाने लगा, कंटेम्प्ट, यानी कि उनमें भेदभाव किया जाने लगा, और हर जगह जीवन के हर पड़ाव पर अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्हें ह्यूमिलिएट किया, उन्हें नीचा दिखाया। अब हम पढ़ते हैं मिलिट्री कॉजेज़। क्या मिलिट्री कॉजेज? द सिपॉइज इन दी कंपनीज आर्मी वर डिससेटिस्फाइड। कंपनी की आर्मी में जितने भी सिपॉइज थे ना, वो डिससेटिस्फाइड थे, यानी कि सेटिस्फाइड नहीं थे। सिपॉइज यानी जो भी उनमें इंडियंस काम कर रहे थे वो डिससेटिस्फाइड थे, उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे। दे वर ट्रीटेड विद ग्रेट कंटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार होता था। इनफैक्ट दे वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स। उनमें भेदभाव किया जाता था। ठीक है, दे वर पेड मच लेस सैलरी। बहुत कम सैलरी उन्हें दी जाती थी। जितने भी इंडियंस थे, सिपॉइज यानी जितने भी इंडियन उसमें काम कर रहे थे कंपनी की आर्मी में, ब्रिटिशर्स की आर्मी में, है ना, तो उनसे भेदभाव किया जाता था, बहुत अत्याचार किया जाता था, सैलरी भी कम दी जाती थी। एंड वर डिनाइड प्रमोशन, उन्हें ना तो प्रमोशन भी नहीं दिया जाता था। देयर बोर्डिंग एंड लॉजिंग वॉज ऑल्सो ऑफ मच इन्फीरियर स्टैंडर्ड, और जो उनकी बोर्डिंग और लॉजिंग थी वो भी बहुत इन्फीरियर स्टैंडर्ड की थी, बहुत लो स्टैंडर्ड की थी। ठीक है, द कंपनी पास दी जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इन 1856। कंपनी ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में पास किया, विच मेड इट कंपलसरी फॉर ऑल न्यू रिक्रूट्स टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड। जिसकी वजह से जितने भी नए रिक्रूट आ रहे थे ना, वो ओवरसीज़ क्या कर रहे थे, सर्विस दे रहे थे। द हिंदूज फेल्ट दैट इट वॉज एन अटैक ऑन देयर रिलीजन कास्ट। हिंदूज़ को ऐसा महसूस हुआ कि ये उनके रिलीजन, उनके धर्म और उनकी कास्ट पर, उनकी जाति पर क्या है, एक आक्रमण है। एन इंडियन सोल्जर कॉल्ड सिपॉय कुड नॉट राइज अबव द पोस्ट ऑफ अ सूबेदार। एक इंडियन सोल्जर जो सिपॉय था, ठीक है, जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहा था, वो सूबेदार की पोस्ट से उसे प्रमोशन ही नहीं मिला। दे वर अनहैप्पी, वो अनहैप्पी थे क्योंकि दे वुड नॉट गेट एनी फॉरेन सर्विस अलाउंस फॉर सर्विंग इन डिस्टेंट लैंड्स। क्योंकि उन्हें कहीं दूर सर्विस देने के लिए कोई भी अलाउंस यानी कि भत्ता जिसे बोलते हैं वो नहीं मिलता था। एज अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द हिंदूज़ की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ट्रैवल अक्रॉस द सी वॉज इम्परमिसिबल एंड लेड टू द लॉस ऑफ कास्ट। अब समुद्र में क्या करना, ट्रैवल करने से सिपॉइज़ को और क्या दिया, बोला था कि वो समुद्र के पार यानी कि कहीं दूसरी जगह जाकर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी कास्ट का भी लॉस हुआ था। तो ये थे आपके सोशल और रिलीजियस कॉजेज़ जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ था। अब हम पढ़ेंगे इसमें इमीडिएट कॉज। ठीक है, अब इमीडिएट कॉज में क्या है, द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू राइफल एनफील्ड फॉर दी सिपॉइज़। ब्रिटिशर्स ने एक नई तरह की राइफल जिसका नाम था एनफील्ड, वो सिपॉइज़ के लिए इंट्रोड्यूस की थी। द कार्ट्रिजेज हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर यूज़। जो कार्ट्रिजेज थे जिसमें ये राइफल रखी रहती थी, वो बाइट करना पड़ता था, उन्हें काटनी पड़ती थी मुंह से यूज़ करने से पहले। तो उस टाइम पर ये र्यूमर फैल गया। इमीडिएट कॉज में यही पढ़ना है हमें, जो तुरंत हुआ था इसका एक, ठीक है, इट वॉज र्यूमर, ये र्यूमर फैल गई दैट दीज कार्ट्रिजेज, ये जो कार्ट्रिजेज हैं, वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। ये जो कार्ट्रिजेज हैं ये ग्रीस करे गए हैं काउज एंड पिग्स के फैट से, ये र्यूमर फैल गया। दिस एनरेज द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इसकी वजह से हिंदूज़ और मुस्लिम्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बिकॉज द काउ वॉज द होली एनिमल ऑफ हिंदूज़ एंड द पिग वॉज कंसिडर्ड ताबू फॉर द मुस्लिम्स। क्योंकि काउ हिंदुओं के लिए कितनी मान्यता रखती है, गाय है ना, होली एनिमल, पवित्र जानवर माना जाता है गाय को, ये आप लोगों को भी पता है। एंड द पिग वॉज कंसिडर्ड ताबू फॉर द मुस्लिम्स, और पिग को ताबू माना जाता था मुस्लिम्स के लिए। ताबू क्या होता है, एक सब्जेक्ट दैट इज कंसिडर्ड ऑफेंसिव बिकॉज द रिलीजन डजंट अलाउ इट, यानी कि उनका धर्म पिग के लिए नहीं मानता था। और कार्ट्रिजेस देखिए, ट्यूब कंटेनिंग एक्सप्लोसिव पावर टू बी लोडेड इन अ गन। एक ट्यूब होती है कार्ट्रिजेस जिसमें एक्सप्लोसिव पाउडर होता है जो गन में लोड करना होता है। तो काउ और पिग
कि फैट से ग्रीस किया हुआ है उन कार्ट्रिजेस को, ये माना गया, ये र्यूमर फैल गया था सॉरी, जिसकी वजह से हिंदूज़ और मुस्लिम्स बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बहुत गुस्सा उन लोगों में भर जाता है, क्योंकि काऊ जो थी हिंदूज़ की पवित्र जानवर थी और पिग को ताबू माना जाता था मुस्लिम्स के लिए। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश वर डूइंग दिस टू डिफाइल देयर रिलीजन्स। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि ब्रिटिशर्स ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके रिलीजन्स को क्या कर सकें, डिफाइल कर सकें। डिफाइल मीन्स टू मेक समथिंग इम्प्योर एंड अनहोली, ताकि उनके धर्म को वो इम्प्योर कर सकें, अशुद्धता फैला सके और अनहोली अपवित्र कर सकें। ठीक है, ये उनका मानना था। तो ये सारे कॉजेज़ पढ़े हमने, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड रिलीजियस एंड इमीडिएट कॉजेज़ पढ़े। अब हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट, ये जो रिवॉल्ट फैला था। मंगल पांडे अ सिपाही एट बैरकपुर, मंगल पांडे एक सिपाही थे बैरकपुर पर, रिफ्यूज टू बाइट द कार्ट्रिजेस, उन्होंने इन कार्ट्रिजेस को बाइट करने से मना कर दिया। ही फायर्ड ऑन हिज सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स इंजरिंग देम सीरियसली, तो इन्होंने मना कर दिया, तो मंगल पांडे ने अपने सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर पे गोली चला दी और वो बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। कौन? वो ब्रिटिश ऑफिसर। ही वॉज हैंग टू डेथ, इसलिए मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट की वजह से क्या होता है, इट इन्फ्यूरिएटेड दिस सिपाहीज, इन्फ्यूरिएटेड मीन्स टू मेक एंग्री, वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। कौन? सिपाहीज। हु स्टार्टेड द रिवोल्ट इन मेरठ ऑन 10 मई 1857, तो ये जो सिपाहीज थे, इनकी मृत्यु के बाद जब इन्हें फांसी दे दी जाती है मंगल पांडे को, तो उसके बाद उन्होंने रिवॉल्ट शुरू किया मेरठ में 10 मई 1857 को। अ कंटिजेंट ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सोल्जर्स का ग्रुप, मार्च फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, वो मेरठ से दिल्ली गया। दे किल्ड मैनी ब्रिटिश सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स, उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को और ऑफिसर्स को मार दिया। लोकल सिपाहीज ऑल्सो जॉइन देम, जो लोकल सिपाहीज थे वहाँ के, उन्होंने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। दिल्ली बिकेम द सेंटर ऑफ रिवॉल्ट, दिल्ली जो है वो सेंटर ऑफ रिवॉल्ट बन जाता है। एज दे प्रोक्लेम्ड द मुगल किंग बहादुर शाह जफर एज द एम्परर ऑफ इंडिया, क्योंकि सेंटर ऑफ रिवॉल्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि उन्होंने मुगल का जो राजा था बहादुर शाह जफर, उसे क्या बना दिया था, इंडिया का राजा बना दिया था। द अपराइजिंग स्प्रेड टू सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न बिहार एंड राजपुताना इन द ईस्ट, ये जो अपराइजिंग था ना वो धीरे धीरे दिल्ली के बाद सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न बिहार एंड राजपुताना इन द ईस्ट वहाँ पहुँच जाता है। द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, स्टॉर्म सेंटर्स यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाला युद्ध हुआ था, वो था आपका दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी एंड आरा इन बिहार। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाला रिवॉल्ट फैल जाता है। ये आपको यहाँ पर मंगल पांडे जी की फ़ोटो दिखाई हुई है। द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द अपराइजिंग वॉज, अपराइजिंग का रियल स्ट्रेंथ क्या था, वॉज दी पार्टिसिपेशन बाय द सिपाहीज, पीजेंट्री, आर्टिसंस, लेबरर्स एंड ज़मींदार, यानी कि जिन जिन का उन्होंने शोषण किया था सभी आकर मिल गए थे। सिपाहीज भी जो इंडियन वो ब्रिटिशर्स आर्मी में काम करते थे, पीजेंट्री जितने भी फार्मर्स थे, आर्टिसंस, लेबरर्स, मजदूर, ज़मींदार, सभी लोग आकर मिल गए थे, पार्टिसिपेट किया उन्होंने इस अपराइजिंग में, सबने युद्ध किया। देयर वर मैनी प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857, 1857 की अपराइजिंग में बहुत सारे मेन लीडर्स भी थे। एट दिल्ली, दिल्ली में द सिम्बॉलिक लीडरशिप बिलोंग टू द एम्परर बहादुर शाह, दिल्ली में सिम्बॉलिक लीडरशिप किसकी बोली गई थी, एम्परर बहादुर शाह की बोली गई थी, जो भी बताया। बट द रियल कमांड वॉज इन द हैंड्स ऑफ जनरल बख्त खान, लेकिन जो असलियत में कमांड थी, यानी कि लीडर तो दिखाया हुआ था, सिंबल जो दिखाया हुआ था अपनी ग्रुप का एम्परर बहादुर शाह को दिखाया हुआ था, बट रियल कमांड जो थी वो जनरल बख्त खान के हाथों में थी, हु हैड लेड द रिवॉल्ट ऑफ बरेली ट्रूप्स, जिसने बरेली का जो ग्रुप था ना उसके रिवॉल्ट को लेड किया था, यानी कि लीड किया था, एंड ब्रॉट देम टू दिल्ली, और बरेली से दिल्ली लाया था। एट कानपुर, कानपुर में जो रिवॉल्ट हुआ था, इट वॉज लेड बाय नाना साहेब, कानपुर में लीडर कौन था, नाना साहेब थे, जो अडॉप्टेड सन थे किसके, बाजीराव सेकंड के। नाना साहेब अडॉप्टेड सन थे, गोद लिए हुए बेटे थे किसके, बाजीराव सेकंड के। इन झांसी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लेड द रिबल्स एंड फॉट वैलियंटली अगेंस्ट द ब्रिटिश, झांसी साइड में रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, बहुत पोएम हमने पढ़ रखी है हिंदी में इनकी। लेड द रिबल्स, उन्होंने लीड किया विद्रोह को, एंड फाउट वैलियंटली, वैलियंटली मीन्स बहुत साहस से, बहुत दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ी थी। अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स पर, दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे, कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के, बेगम ऑफ अवध, हजरत महल एट्सेट्रा, ये सभी लोग यहाँ के मेन लीडर्स थे। हाउएवर द अपराइजिंग वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ये जो पूरी अपराइजिंग थी ना बहुत शॉर्ट लिव्ड थी, यानी कि ज़्यादा लंबी नहीं चली। सून दिल्ली वॉज रिकवर्ड बाय द ब्रिटिश, सून जल्द ही क्या हुआ, दिल्ली ब्रिटिशर्स क्या कर लेते हैं, दिल्ली को रिकवर कर लेते हैं, अपने अंडर कर लेते हैं। बहादुर शाह जफर वॉज इम्प्रिजन, बहादुर शाह जफर को जेल हो जाती है, एंड एक्साइल्ड टू रंगून वेयर ही डाइड इन 1862, और बहादुर शाह जफर को जेल कर देते हैं एंड एग्जाइल दे देते हैं। एग्जाइल यानी कि उन्हें ज़बरदस्ती फोर्स करके एक अपनी कंट्री छोड़ने के लिए
फोर्स कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें वनवास जैसे हम बोलते थे पहले, तो वो दे दिया जाता है, अपनी कंट्री छोड़ने के लिए फोर्स किया जाता है और वो उन्हें रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो 1862 में मर जाते हैं। ये है आपके बहादुर शाह जफर। द मुगल डायनेस्टी केम टू एन एंड, मुगल डायनेस्टी का एंड हो जाता है इसके बाद से। द रिवॉल्ट हैड बीन क्रश्ड, रिवॉल्ट भी क्रश हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड द ब्रिटिश एम्पायर हैड सर्वाइव्ड, इस युद्ध में क्या होता है, फिर ब्रिटिश एम्पायर जीत जाता है, वही यहाँ पर अपना और वर्चस्व फैला लेता है। अब हम यहाँ पर देखिए अनरिच और नॉलेज दिया हुआ है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट। ये रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ था, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद वॉज अनदर लीडर ऑफ द अपराइजिंग। इनके एक और लीडर थे मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद। ही वॉज अ नेटिव ऑफ मद्रास, मद्रास के रहने वाले थे। हु हैड फर्स्ट एडवोकेटेड फॉर आर्म्ड रिबेलियन देयर, जिन्होंने सबसे पहले लीड किया था आर्म्ड रिबेलियन को, यानी कि अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध किया था इन्होंने। ही मूव टुवर्ड्स फैज़ाबाद, वो फैज़ाबाद के तरफ गए थे, जहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स के अगेंस्ट फाइट की। हु वर ऑर्डर टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम प्रीचिंग ट्रीजन, क्या, जिन्हें ऑर्डर किया गया कि वो अपने आप को बचा लें यहाँ की जेल से, ठीक है। तो ये था आपका मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद, ये भी एक बहुत बड़े लीडर थे इस अपराइजिंग के। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, यानी कि रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ था। फेल ही तो हो गया एक तरीके से, जब मुगल डायनेस्टी ख़त्म हो गई और ब्रिटिश एम्पायर फैल गया फिर से, यहाँ पर फेल हो गया, तो किस वजह से फेल हुआ, क्या कारण रहे, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर इस रिवॉल्ट का क्या रिजल्ट देखने को मिला, वो हम पढ़ेंगे, और कल को हम ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको और कोई कंटेंट चाहिए, कुछ और चैप्टर चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।